नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ समीप राजगुरु सर और प्रशांत त्यागी यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। और आईपीएल 2026 में अब बारी है प्लेऑफ्स की, यानी कि आखिरी 4 मुकाबले यहां पर बचे हैं और ये आखिरी 4 मुकाबले तय करेंगे कि आईपीएल 2026 का चैंपियन कौन होगा। और यहां पर सबसे पहले आज खेला जाएगा क्वालिफायर 1 मुकाबला, और यह मुकाबला है 2 बेस्ट टीम्स के बीच में इस सीजन की। और यह मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस। नंबर 1 और नंबर 2 की ये टीम्स हैं और इस बात की गारंटी है यहां पर कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीम्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी तगड़ी टीम्स हैं कि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आगे है या कितनी आगे है, क्योंकि दोनों टीम्स में बैलेंस भी नजर आता है, वो परफॉर्मेंस भी नजर आया पूरे आईपीएल सीजन में। तो सर, सबसे पहले तो बाकी 6 टीम्स बाहर हो चुकी हैं, 4 टीम्स हमें मिल चुकी हैं और लगातार हम 2 महीने से बातचीत कर रहे हैं आईपीएल 2026 को लेकर। लेकिन ये 4 टीम्स जो आई हैं, इसमें से क्या लग रहा है आपको सबसे तगड़ी टीम्स? क्या यही दोनों हैं जो टॉप 2 में हमें दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, जो नंबर्स बता रहे हैं वही हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सबसे स्ट्रांग टीम थी उसने सबसे ऊपर फिनिश किया है, वो है आरसीबी। भले उनके परफॉर्मेंसेस कुछ भी रहे हो, भले उनके जीत जो है जीटी के बराबर रहे हो, 14 में 9 मैचेस दोनों ने जीते हो, लेकिन अगर बात करोगे एक लंबे इंतजार के बाद, 2 महीने के इंतजार के बाद 4 टीम्स आपको प्लेऑफ्स के लिए मिली है, तो अनडाउटेडली हमें ये मानना पड़ेगा कि यही 4 जो है आपकी बेस्ट टीम्स हैं। भले ही ये कह सकते हैं नंबर्स या फिर प्लेयर के नाम के हिसाब से वो टीम बड़ी थी, ये टीम बड़ी थी, लेकिन बेस्ट वही है जो चैंपियन बनता है या फिर आखिरी 4 में पहुंचता है। तो बेस्ट होने का जो पहला पैमाना है वो है आपको टॉप 4 में पहुंचना, और टॉप 4 में ये दोनों पहुंची। और टॉप 4 में भी टॉप 2 में कौन है? आरसीबी नंबर 1, नंबर 2 जीटी। तो डेफिनेटली नंबर 1 नंबर 2 है, और नंबर 1 नंबर 2 में जब मुकाबला होगा तो जंग बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इन दोनों के लगभग सारे विन लॉस रिकॉर्ड्स एक जैसे हैं। और इनके करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म में जीटी ज़बरदस्त फॉर्म में है, आरसीबी थोड़ी सी डगमगा गई थी प्लेऑफ से ठीक पहले, लेकिन फिर से फॉर्म में लौटी, जीती और टॉप किया उन्होंने। और आखिरी मैच को वो हारी भी, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक उनका मूव था कि चलो भाई हम 165 कर लेते हैं, हमारा नेट रन रेट ऐसा रहेगा एनआरआर कि हम नंबर 1 फिनिश करेंगे। तो वो सब बिल्कुल एक चाल थी, तो उसको फॉर्म से हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस हार को टैक्टिस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बड़ी तगड़ी 2 टीम्स हैं, 1 और 2, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आरसीबी के पास ऑन पेपर्स, सिर्फ ऑन पेपर्स ही, नाम के हिसाब से थोड़ा सा एज है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैलेंस की बात अगर यहां पर हम करें प्रशांत, आरसीबी के पास वो बैलेंस नजर आता है कि ऐसा नहीं है बैटिंग हैवी, गेंदबाजी उतनी हैवी नहीं है। लेकिन गुजरात टाइटंस दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो गेंदबाजी हैवी टीम है, लेकिन बल्लेबाजी में वो 1 2 3 उसके अलावा जो नाम है वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा हैवी आपको नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या लग रहा है प्रीव्यू शो के शुरुआत में यहाँ पर क्या लग रहा है? कुछ है, किसी को एज यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, सर ने जो बात कही ना वो सच में बिल्कुल सही बात कही है। ये जो मुकाबला है ना, ये 2 योद्धाओं की जंग है। 2 योद्धा हैं, एक बड़ा योद्धा, एक छोटा योद्धा। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये कमतर है। अभी तक अगर दोनों टीम ने जो है टॉप 2 में अगर उन्होंने फिनिश किया है, तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ने कितना अच्छा क्रिकेट पिछले 2 महीने में खेला है। तो ऐसे में हम किसी को भी कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन जैसे सर ने कहा कि आरसीबी की टीम थोड़ी सी एज है, मुझे लगता है कि जीटी की टीम को हल्की सी एज है। वो भी इसलिए क्योंकि इस टीम के जो है ना सारे प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भाई इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल ऑर्डर में आकर रन बन जाते हैं, अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलता तो भाई लोअर मिडिल ऑर्डर इनके पास इतना तगड़ा है, राशिद खान आकर रन बना देते हैं, जेसन होल्डर आकर रन बना देते हैं। तो मुझे अगर आप प्रीव्यू शो में इसमें आप पूछोगे कि भाई कौन सी टीम थोड़ी सी आगे आपको नजर आ रही है, तो मुझे लगता है जीटी की टीम नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीटी की टीम के लिए एक पॉइंट जो उन्हें चुभ रहा होगा वो ये है कि इस टीम ने अभी तक धर्मशाला में एक भी मुकाबला इस सीजन में नहीं खेला है। हालांकि आरसीबी की टीम ने एक मुकाबला खेला था जिसमें उन्होंने पंजाब किंग्स को हरा दिया था। तो ये एक एज है आरसीबी के लिए। लेकिन मुझे अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे सभी प्लेयर्स की, तो मुझे लगता है कि जीटी की टीम थोड़ा सा स्लाइटली आगे है आरसीबी की टीम से। तो मजा आने वाला इस मुकाबले में, ये तो गारंटीड यहाँ पर पता चल रहा है शुरुआत में। यही जंग शुरू हो गई, यही जंग शुरू हो गई तो मैदान में क्या होगा सोच लो। बिल्कुल, और ये जंग और आगे बढ़ेगी। अभी तो बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे कि ये चल सकता है, वो नहीं चल सकता, तो बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पर। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो 8 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच आईपीएल इतिहास में। यहाँ पर भी जंग है, 4-4 मुकाबले जीते हैं दोनों टीम्स ने आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ।
तो यहां पर भी जो है ना नेक टू नेक फाइट देखने को मिली है। लेकिन अब पहले हम कहते थे होम टीम है, ये टीम है, अब दोनों ही अवे टीम्स है, लेकिन आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में ऊपर फिनिश किया। तो सबसे पहले आरसीबी की बात करते हैं और प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको यहां पर बताते हैं। वेंकटेश अय्यर या फिल सॉल्ट, दोनों में से किसी एक से ये टीम ओपन करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा विराट कोहली साथ में होंगे, देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार है, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा और इंपैक्ट प्लेयर में यह टीम रसीक सलामदर का इस्तेमाल कर सकती है। ये प्लेइंग 11 देखकर समीप सर आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो यही जो हमने भी स्लैश लगाया है यहां पर, अगर फिल सॉल्ट अवेलेबल हैं तो क्या आपको फिल सॉल्ट को लेकर आ जाना चाहिए, या फिर वेंकटेश अय्यर की पिछली जो 2 पारियां हमने देखी हैं और पिछली खासकर जो उन्होंने ओपन करते हुए इतने धुआंधार रन्स बनाए थे, शुरुआत दी थी, तो क्या वेंकटेश अय्यर के साथ ही जाना चाहिए और फिल सॉल्ट को कहिए बाहर थे, थोड़ी देर और बाहर बैठिए? मुझे लग रहा है कि फिल सॉल्ट को लाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे मौके पर शायद आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को अपने साथ रखना चाहो, इसलिए आप लेकर आओ, क्योंकि फिल सॉल्ट के पास एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत सारे मैचेस खेले हैं, हाल में हिंदुस्तान में हुए वर्ल्ड कप में भी शिरकत किया उन्होंने, अच्छा परफॉर्मेंस भी था। ठीक है, आईपीएल में वो नहीं चले, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आरसीबी के तरफ से सोच रहा हूँ, आरसीबी के मैनेजमेंट में या आरसीबी के कैप्टन के माइंड में जो थॉट जो क्रॉस कर रही होगी वो ये होगी कि भाई प्लेऑफ है और प्लेऑफ में हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो होते हैं जब बड़ा मौका आता है तो बड़ा प्रदर्शन करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, बशर्ते कि जो यंग प्लेयर्स होते हैं, युवा खिलाड़ी होते हैं। तो ये एक टेम्पटेशन हो सकती है कि फिल सॉल्ट को लेके आए वेंकटेश अय्यर की जगह, विराट कोहली फिल सॉल्ट एक साथ ओपन करे। सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये करना अच्छा होगा टीम के सेहत के लिए? तो वहाँ पर मेरे दिमाग में मुझे वो उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ज़रूरत नहीं है। जिस टीम के साथ आप खेले हो, वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली के साथ आप खेले हो, उसी के साथ जाओ। अब फिल सॉल्ट को लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माइंड मेरा कहता है कि नहीं, फिल सॉल्ट को ले आओ, एक्सपीरियंस है उसके पास। तो यहाँ पर मैं अटका हुआ हूँ, कन्फ्यूज हूँ कि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। मतलब ये मैच है या कंफ्यूजन है? नहीं, ये मैच नहीं है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। और मुझे लग रहा है कि अगर फाइनली मुझे अगर डिसीजन लेना ही हो, मैच के हम इतने क्लोज आ गए, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं फिल सॉल्ट को ले आऊँ। फर्स्ट थॉट मेरा ये है कि मैं फिल सॉल्ट को ले आऊँ और वेंकटेश अय्यर को या तो मैं मिडिल ऑर्डर में कहीं एडजस्ट करूँ या कुछ और देखूँ, या बाहर करूँ या इंपैक्ट प्लेयर की तरह रखूँ। फिल सॉल्ट और विराट कोहली के साथ मैं फर्स्ट चॉइस ओपनिंग जोड़ी के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है बिग मैच में बिग प्लेयर्स मोर ऑफन देन नॉट फायर करते हैं, और आपकी टीम को हौसला भी बढ़ेगा फिल सॉल्ट होगा तो। बिल्कुल। वेंकटेश अय्यर से ये होता है कि है तो युवा टाइप का ही खिलाड़ी ना, और अपने आप को कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अभी तक प्रूव नहीं किया उसने। एक अच्छा सीजन के अलावा वेंकटेश अय्यर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट एक अच्छा चॉइस हो सकता है विराट कोहली के साथ। ये मेरी थॉट है, और ये शायद आरसीबी भी इसी समय कंफ्यूजन में होगी आरसीबी कि क्या करें यार, वेंकटेश अय्यर को खिलाएं या एक एक्सपीरियंस प्रो को लेके आए जिसका नाम फिल सॉल्ट है। बिल्कुल कंफ्यूजन है। आपको क्या नहीं, लगता लेकिन है? मैं फिल सॉल्ट और विराट के साथ जाऊंगा अल्टीमेटली, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लगता है चिराग, जो वेंकटेश अय्यर है ना, उन्होंने जो अपना स्पार्क जो उनका दिखा था ना, वो धर्मशाला में ही दिखा था। इसी मैच में उन्होंने 73 रनों की पारी खेली थी, और उसके बाद उन्हें मौका दिया नेक्स्ट मैच में भी, क्योंकि उससे पहले इनको लगातार मौके नहीं दे रही थी आरसीबी। तो वेंकटेश अय्यर को तो आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, वेंकटेश अय्यर को तो आप खिलाओगे ही, और वेंकटेश अय्यर को आप नंबर 3 पर खिला सकते हैं, क्योंकि आप इस प्लेयर को देखो बाहर तो नहीं रख सकते, क्योंकि धर्मशाला में जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली थी ना पिछले मैच में, वो सच में अभी तक भी कोई भूला नहीं है फैंस, क्योंकि उन्होंने जो है पंजाब किंग्स को, उनके घर में सेकंड होम ग्राउंड यही है भाई पंजाब किंग्स का, इसमें आकर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की वो सच में लाजवाब थी। और वेंकटेश अय्यर के साथ अगर आप नंबर 3 पर उन्हें खिलाएंगे तो आपकी टीम और ज्यादा मजबूत स्थिति में आपको दिखेगी। लेकिन ओपन इसका एक सॉल्यूशन, मैं माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन क्या सर ये सॉल्यूशन हो सकता है ये कि आप फिल सॉल्ट के साथ चले जाइए और जितेश शर्मा की जगह आप वेंकटेश अय्यर को खिला लीजिए, क्योंकि फिल सॉल्ट विकेट कीपर बैटर है, या आपको लगता है कि यार जब इतने मैचेस आपने दे ही दिए जितेश को लगातार, तो यहां पर उसे बाहर करना ठीक नहीं होगा? नहीं, मैं आपके पहले वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिल सॉल्ट को खिलाऊंगा, जितेश को बाहर करूंगा और वेंकटेश को उनकी जगह पे जगह दूंगा। फिल सॉल्ट से विकेट कीपिंग कराऊंगा, विच इज वेरी लॉजिकल और बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है मुझे। ये क्रिकेटिंग टैक्टिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कि टैक्टिकली आप अपनी टीम को भी मजबूत कर रहे हो, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को भी बाहर कर रहे हो, जो प्लेयर यहाँ पे फायर कर रहा है उसको भी खिला रहे हो जिसने हाल में परफॉर्मेंस किया है, और जो प्रशांत ने बात की कि ये वही मैदान है जहाँ पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आरसीबी सुन रही है तो आरसीबी ये
फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है जो चिराग ने अभी भी कहा। फिल सॉल्ट को लेके आओ, जितेश को बाहर करो और वेंकटेश को टीम में अंदर रखो, फिल सॉल्ट से विकेट कीपिंग कराओ। ब्रिलियंट, बिल्कुल ये हो सकता है 10 on 10। और धर्मशाला में जो हमने पिछला मुकाबला ही देखा था, जो आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स यहां पर हुआ था, उसमें पेसर्स को बहुत ज्यादा विकेट्स मिले थे। आपको याद होगा रसीक सलाम को वो 3 विकेट्स मिल गए थे, भुवी को 2 मिल गए थे, 1 हेजलवुड और 1 रोमारियो शेफर्ड को भी मिल गया था। 1 विकेट मिला था सिर्फ स्पिनर को, सुयश शर्मा को, जिन्होंने 4 में 50 खा लिए थे। तो क्या गेंदबाजी वर्सेस गेंदबाजी अगर होगा तो उसमें वो भी तेज गेंदबाजी वर्सेस तेज गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस की टीम कहीं थोड़ी सी ज्यादा आगे आपको नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जॉश हेजलवुड का उस तरीके का फॉर्म नजर नहीं आया है। सिर्फ भुवी के ऊपर डिपेंडेंट है आरसीबी की तेज गेंदबाजी। यस 100%। और स्पिनर में राशिद खान का कोई मुकाबला ही नहीं है, और दूसरी तरफ सुयश राशिद खान के सामने टिकते भी नहीं है, और राशिद खान अच्छे फॉर्म में भी, ऐसा नहीं कि राशिद पिट रहे हैं। और दूसरी चीज, जॉश हेजलवुड तो पिट ही रहे थे, भुवनेश्वर भी लास्ट आते आते उनका भी फॉर्म थोड़ा सा डगमगा गया है, तो उनकी बॉलिंग कमजोर हुई है। पेपर्स में बहुत अच्छी है, जॉश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है ना, सुयश भी अच्छी बॉलिंग करता है, कृणाल भी कर लेता है, तो मेरे को लग रहा है ठीक है, मतलब बॉलिंग दिखने में पेपर्स में स्ट्रांग है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग वैसा फायर नहीं कर रही जैसा कि करना चाहिए। जीटी के पास बॉलिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और बॉलिंग अगर अच्छी होगी तो हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को रोका था। एक तरह से मतलब ठीक है 200 रन उन्होंने लगा दिए थे अपने आखिरी मैच में आरआर ने, लेकिन मुंबई इंडियंस को आके जिस तरीके से उखाड़ा जोफ्रा आर्चर ने आके, तो वो मुझे लगता है कि बॉलिंग का एडवांटेज, एक एज जो है ना वो जीटी के पास है, और छोटा मोटा एज नहीं है वो, ये काफ़ी बड़ा एज है। क्योंकि जीटी का अगर आप बॉलर्स देखो, कगिसो रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आपके इम्पैक्ट हैं, अरशद खान, यार ब्रिलियंट बॉलिंग है, जेसन होल्डर ऑलराउंडर इनके पास। तो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग में इनके पास एक बहुत मतलब बहुत लंबी चौड़ी बढ़त है, एडवांटेज नहीं बढ़त है आरसीबी के मुकाबले। क्या ये इसको पूरे ओवरऑल मैच में भी ये बढ़त बन सकती है अगर गेंदबाजी की बढ़त है तो? क्योंकि हम जानते हैं कि गेंदबाजी की अगर शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर अपना पुराना जो हाल में जो उनका प्रदर्शन दिखा वो अगर वो दोहरा पाए तो शायद हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत अटैकिंग बैट्समैन है। फिल सॉल्ट अगर खेलते हैं, फिल सॉल्ट अगर अपनी पे आ गए तो वो साई सुदर्शन और शुभमन गिल पुट टुगेदर भी वो फिल सॉल्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ देवदत्त पटिकल जिस अंदाज में खेलते हैं, रजत पाटीदार की बात कर लो, और सबका जो इनका बाप है वो है टिम डेविड। टिम डेविड जिस तरीके की बैटिंग करता है, टिम डेविड चल गया तो पूरी की पूरी जीटी की बैटिंग एक तरफ, टिम डेविड अकेला ही काफ़ी है। तो ये है कहानी कि यहाँ पर साई और शुभमन और जॉस बटलर, इनका जो सबसे एक्सपीरियंस, जो सबसे बड़ा मैच विनर है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है। वो मतलब चलने से मतलब ये नहीं कि आपने रन बना दिए और स्कोर बोर्ड में दिखाने के लिए 85 रन है, नहीं, 200 के स्ट्राइक रेट वाले 80 रन, 190 के स्ट्राइक रेट वाले 80 रन वो चाहिए मुझे, 165 160 वाला नहीं चाहिए। 160-65 वाले स्ट्राइक रेट से तो हर कोई खेल लेता है, 190 से 200 के स्ट्राइक रेट से अगर आप 80-90 रन स्कोर बोर्ड पर लगा रहे हो तो आप आरसीबी को रौंद रहे हो फिर। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की अगर हम यहां पर बात करें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करते हैं, जॉस बटलर नंबर 3 पर है, इसके अलावा निशांत सिंधु हैं, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज और इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम प्रसिद्ध कृष्णा का इस्तेमाल करती है। तो ओवरऑल जैसा कि सर ने भी कहा, गेंदबाजी और खासकर तेज गेंदबाजी में तो बहुत आगे नजर आती है गुजरात टाइटंस की ये टीम। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी का सामना कर पाएंगे आरसीबी के बल्लेबाज? यार देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, गुजरात टाइटंस और आरसीबी दोनों की जो बॉलिंग है ना वो शानदार है, लेकिन जीटी की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है आरसीबी से। लेकिन इस मैच में जो मुझे लगता है ना, जो ज़्यादा डिसाइड करेगा ना, वो डिसाइड करेगा दोनों टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर्स किस तरह की बैटिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो आरसीबी की तरफ से अगर विराट कोहली का विकेट जल्दी गिर गया तो फिर आप समझिए खलबली मच जाएगी आरसीबी के खेमे में। अगर दूसरी साइड शुभमन गिल और साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए तो फिर खलबली मच सकती है जीटी की टीम में। तो इसमें ये देखना होगा कि भाई अगर आप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वो आपका टॉप ऑर्डर है, अगर वो नहीं चल पाया इस बड़े मैच में तो आपका मिडिल ऑर्डर किस तरह की बैटिंग करता है, ये डिसाइड करेगा इस मैच का रिजल्ट क्या रहने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर दोनों टीम के लिए कंसर्न है, चाहे आप बात कर लो आप निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, इधर आप बात करो रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, ये जो है ना इनमें स्पार्क नजर नहीं आ रहा, मिडिल ऑर्डर जो है ना स्पार्क नजर नहीं आ रहा। आप हमेशा जो है ना दोनों टीमें डिपेंडेंट हैं अपने टॉप ऑर्डर पर।
विराट कोहली का विकेट जल्दी गिर गया तो फिर आरसीबी किस तरह का खेलती है वो इस मैच को डिसाइड करेगा। अगर साई सुदर्शन, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए फिर किस तरह की बैटिंग होती है जीटी की तरफ से वो डिसाइड करेगा। बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग आप करोगे तो उसमें जीटी को थोड़ी सी एज है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भुवनेश्वर कुमार उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे या फिर जोश हेजलवुड को हम इतने बड़े मैच में ये कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन बात मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर जो है ना दोनों टीम्स का वो डिसाइड करने वाला है कि कौन सी टीम फाइनल में टिकट अपना उनको मिलने वाला है आज के इस मैच में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के ऊपर दोनों टीम को भरोसा करना पड़ेगा और दोनों टीम्स की तरफ से जिस भी टीम की तरफ से मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने रन बना दिए वो टीम जीत जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन समीप सर एक बैटल नजर आई थी जब पिछली बार गुजरात टाइटंस और आरसीबी की टीम भिड़ी थी। कगिसो रबाडा वर्सेस विराट कोहली, पहले 5 चौके आए थे एक ही ओवर में और उसके बाद रबाडा का वो बदला आया था, देखने को मिला था। इस बार आपको लग रहा है किस फ्रेम ऑफ माइंड में आने वाले हैं दोनों खिलाड़ी, और ये बैटल क्या सबसे बड़ी बैटल है इस मुकाबले की आपके हिसाब से? रबाडा वर्सेस विराट कोहली डेफिनेटली बहुत बड़ी बैटल है, और रबाडा वर्सेस फिल सॉल्ट अगर खेलते हैं वो भी बहुत बड़ी बैटल है, लेकिन विराट और रबाडा डेफिनेटली बड़ी बैटल है। और इसके अलावा आपने कहा 5 चौके आए, आप मैं स्कोर कार्ड देख रहा था इन लोगों का, जब पहला मैच हुआ था 205 रन बनाए थे जीटी ने और उसको चेस कर डाला था इन्होंने 3-4 विकेट खोकर आरसीबी ने, और 6-7 विकेट से वो मैच जीता था। पहला मैच जो था इस सीजन का, 2 मैच हुए, एक आरसीबी जीता, एक जीटी जीता, अपने अपने घर में जीते, अपने घर पर जीते। और उस मैच में साई के 100 भी है बाय द वे जी, साई ने 57 बॉल 100 आया था, लेकिन हाँ 57 बॉल 100 आया था, 173 का स्ट्राइक रेट था जी। थोड़ा उससे बेटर हो जाए, 173 की जगह 190 का स्ट्राइक रेट हो जाए, 10-15% अगर और स्ट्राइक रेट बढ़ा लें तो वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि साई का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, विराट का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, तो दोनों टीम कॉन्फिडेंस लेकर आमने सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर आप कहोगे ना कि रबाडा वर्सेस विराट कोहली, तो अगर रबाडा विराट कोहली को नहीं खा पाए ना तो दूसरे बल्लेबाजों को खा जाएंगे जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहे हैं। तो रबाडा से हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। रबाडा क्योंकि आपको बहुत डैमेज कर सकते हैं, अगर आरसीबी को जीतना तो रबाडा से आपको सतर्क रहना होगा। और सिराज भी जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, बाय द वे सिराज को भी टप्पा मिला है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिराज खराब बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज ने बेहतरीन टूर्नामेंट के दौरान ही जो है इंप्रूवमेंट दिखाई है, टप्पा ढूंढ लिया है। तो इनके सिराज और रबाडा की जोड़ी को अब आप बोल सकते हो कि ये दे आर एक्चुअली हंटिंग इन पेयर्स नाउ, और ये जब पेयर जब हंट करने लगता है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक प्रेशर डालता है दूसरा विकेट लेता है, और दूसरी तरफ एक ही हंट कर रहा है, पेयर में हंटिंग नहीं हो रही है, भुवी हंट कर रहा है, सिर्फ भुवी हंट कर रहा है। तो ये वो है डिसएडवांटेज है आरसीबी को। लेकिन जैसा प्रशांत ने भी कहा कि अब जॉश हेजलवुड बड़ा गेंदबाज है और बड़े मैच में आप उसको जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि आए और बेहतरीन अपना डिलीवर करे। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टीम दोनों कॉन्फिडेंट है, दोनों ने एक दूसरे को एक बार हराया हुआ है, साई का 100 आया हुआ है और शुभमन गिल हाल में बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो ये हमारी अगर एनालिसिस अगर देखें यहाँ पर, तो आप एनालिसिस आगे करते जाओगे तो आप देखोगे कि दोनों टीम जो है ना कहीं पे भी मतलब हाँ कोई बहुत आगे किसी भी चीज़ में नहीं है, दोनों बराबरी का टक्कर है। वाकई में डिजर्विंग 1 और 2 थे ये, और वहीं पर ये दोनों बने हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन हम बात करते हैं इस मुकाबले में किंग वर्सेस प्रिंस की भी। विराट कोहली एक तरफ, शुभमन गिल एक तरफ, कहते हैं कि देश का प्रेजेंट है जो पास्ट होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ देश का फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कप्तानी की बात करूं तो वहां पर किंग कप्तान नहीं है, लेकिन प्रिंस इधर कप्तान है। रजत पाटीदार वर्सेस शुभमन गिल, अगर कप्तानी की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि शुभमन गिल के कुछ फैसले ऐसे रहे हैं कि पावर प्ले में 3 ओवर सिराज के, 3 ओवर रबाडा के, और उसी फॉर्मेट पे ये टीम लगातार चलती हुई आ रही है। करेक्ट। तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं होता है पावर प्ले में। उसके अलावा जैसे हम ईशान किशन के लिए कह रहे थे कि प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन को सही समय पर लेकर आए, ये भी ग्लेन फिलिप्स की जगह जेसन होल्डर को बहुत सही समय पर लेकर आए और इनकी तकदीर पलट गई। बिल्कुल। कप्तानी में आपको क्या लग रहा है, रजत पाटीदार वर्सेस शुभमन गिल, किसकी कप्तानी से ज्यादा इंप्रेस? कंपेयर नहीं किया जाए तो बेटर है। एक इस समय टेस्ट और ओडिया का कैप्टन है ना, इंडिया का कैप्टन है शुभमन गिल, और दूसरा रजत पाटीदार जो है वो इसलिए कप्तान है क्योंकि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, इसलिए उनको दे दिया गया। वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया विराट कोहली को। विराट कोहली ने कहा भाई 13-14 साल कप्तानी कर ली और नहीं की जा रही, तो अच्छा किसको, चलो रजत पाटीदार को दे। तो कप्तानी में रजत पाटीदार की अगर बात करें, वो कप्तान है भी ये सोचना पड़ता है या सिर्फ वो टॉस के लिए है, क्योंकि बाकी अगर आप देखोगे रजत पाटीदार कप्तानी तो कर रहे हैं, लेकिन विराट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी सीनियर प्लेयर्स का भी होता है, दिनेश कार्तिक का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है रोप के बाहर से। लेकिन शुभमन गिल को अगर आप देखोगे, पहले के 3-4 मैचेस का कप्तान और उसके बाद के मैचेस का कप्तान शुभमन गिल अलग दिखा है। शुभमन गिल कप्तानी भी ठीक ठाक कर रहा है, अच्छे डिसीजन ले रहा है, जैसे कि आपने कहा 6 ओवर अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर से करा रहा है और वहां पे अटैक कर रहा है और आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है। दूसरी चीज, कप्तान के तौर पे कप्तानी भी अच्छी और खिलाड़ी के तौर पे खेल भी अच्छा, तो लीडरशिप रोल में एज अ प्लेयर भी वो बहुत
अच्छी तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहा है। तो डेफिनेटली शुभमन गिल बहुत आगे। शुभमन गिल की तुलना फिलहाल रजत पाटीदार से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना की जा सकती है कि भाई पैट कमिंस के मुकाबले शुभमन गिल कैसी कप्तानी कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं इंडिया के टेस्ट कैप्टन और ओडीआई कैप्टन की बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि शुभमन गिल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही इंप्रूव किया है, उसने कप्तानी में अपने काम किया है और एक बैट्समैन के तौर पर भी बहुत आगे आया है। बिल्कुल। अगर धर्मशाला की पिच रिपोर्ट की बात की जाए, और धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में ये मुकाबला है, हाई स्कोरिंग सरफेस रहता है क्योंकि 3 मुकाबले हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि 3 मुकाबलों की 6 पारियों में 200 प्लस रन ही बने। अगर एक को छोड़ दो, उसमें भी 199 किए थे पंजाब किंग्स ने, तो लगभग आप ये मान सकते हो कि 200 रन यहां पर बने हैं। तो हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद यहां पर जरूर मिलती है स्पिनर्स के कंपैरिजन में, अगर आप देखेंगे। और इसके अलावा इस सीजन में पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 211 रनों का रहा है। बिल्कुल। ओवरऑल अगर बात करें तो 17 मुकाबले आईपीएल इतिहास में इस मैदान पर खेले गए हैं। 10 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 7 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और ओवरऑल जो एवरेज टोटल है पहली पारी का वो 191.59 का यहां पर रहा है। प्रशांत, क्या लगता है कितने रन्स बन रहे हैं? प्रेशर वाला मुकाबला है, और जो पहले 200 रन्स बने हैं शायद हो सकता है इस मुकाबले में देखने को ना मिले। बिल्कुल। देखो, मुझे चिराग ऐसा लगता है कि अभी तक आपने बताया कि सीजन में जो स्कोर है ना इस ग्राउंड का वो 211 रन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो ये मैच है ना वो प्रेशर वाला गेम है। जितनी जो दोनों टीम है वो सोच रहे होंगे कि भाई हमें इसी मैच में आईपीएल फाइनल का टिकट लेना है। तो ऐसे में जो प्रेशर में आकर जब बैटिंग करेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि पहले जो बैटिंग करेगी टीम, अगर वो 200 का आंकड़ा भी छू लेती है तो वो उसको एज मिल जाएगी, क्योंकि 200 रन जब आप स्कोर बोर्ड पे होते हैं ना, 198 और 200 दोनों में रन का डिफरेंस सिर्फ 2 ही रन का है, लेकिन 200 का आंकड़ा और 198 बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, अगर उसने 200 का आंकड़ा छू लिया इस मैदान पर, तो मुझे लगता है वो टीम आगे हो जाएगी इस मैच में। तो मैं इस मैच में भी जो है ना 200 से 205 रन ही मान के चल रहा हूं। ज्यादा 211 222 तक मुझे नहीं लगता मैच जा पाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है। जितने भी 22 के 22 खिलाड़ी जो मैदान पर उतरने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो ऐसे में अगर आप 200 रन तक भी पहुंच जाते हैं ना, बड़ी बात होने वाली है इस मैच में। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते सर थोड़ी सी बाउंसर आ रही है, डक नहीं कर सकते हैं, ये इस बाउंसर का नियम है, मतलब रूल है। 50-50 नहीं कह सकते हो, 51-49 भले ही कर दीजिए, लेकिन किसकी एडवांटेज, किसको आपको लग रहा है यहाँ पर इस मुकाबले में रहने वाली है? आरसीबी 51-49। 51-49 इन फेवर ऑफ RCB। आपको क्या लगता है प्रशांत? आपके लिए भी डक नहीं कर सकते? ये इन्होंने तो कह दिया मैंने था, बोला था GT। 52-48, 52 इन फेवर ऑफ जीटी। बिल्कुल। मैं भी यहाँ पर मानता हूँ कि 51 इन फेवर ऑफ गुजरात टाइटंस, क्योंकि तेज गेंदबाजों को जितनी मदद इस मैदान पर मिली है और तेज गेंदबाजी जिस तरीके की चल रही है गुजरात टाइटंस की, तो मेरा ये मानना है कि स्लाइट एडवांटेज गुजरात टाइटंस के पास यहां पर है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, जब हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स। एलिमिनेटर मुकाबला है जहां पर बहुत मजा आने वाला है उस मुकाबले में भी। और एलिमिनेटर मतलब अगर हारे तो बाहर हो जाओगे। अब आरसीबी और गुजरात को यह फायदा है कि अगर हारे तब भी जिंदा रहेंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स में जो हारेगा उसको एक और मौका नहीं मिलने वाला है, वो टीम बाहर हो जाएगी। अगले एपिसोड में बात करेंगे उसके बारे में भी। तब तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया वीटो ऐप को तो डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।